नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। सबसे पहले बात बाढ़ की। कोसी में उफान, गंडक कर रही परेशान। नदियों का रौद्र रूप, ध्वस्त हो रहे बांध और पुल। नेपाल में बारिश, बिहार में बाढ़ का खतरा। सावधान बिहार, बाढ़ आने वाली है। तो नेपाल में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। नेपाल की नदियों का पानी बिहार आ रहा है और बिहार की नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। कोसी हो या गंडक, बागमती हो या कमला, सभी नदियां अपने कूल किनारा को तोड़ने के लिए बेताब हैं। नदियों का यह रूप लोगों को डरा रहा है और लोग दहशत में हैं। वाल्मीकि नगर में गंडक नदी का जलस्तर अब भी 3 लाख क्यूसेक से नीचे नहीं उतरा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। पिछले 12 घंटों से करीब 3 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज लगातार गंडक में हो रहा है और नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर में अब भी गिरावट नहीं दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से ताजा अपडेट दे रहे हमारे संवाददाता मुन्ना राज। गंडक नदी का जलस्तर पिछले कुछ घंटों से 3 लाख क्यूसेक पर स्थिर हो गया है। हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जुड़ी हुई तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। देखिए, नेपाल से आ रही नारायणी नदी है और यही नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और गंडक बराज तक पहुंचती है। तो लगातार नेपाल में जिस तरह का बारिश की स्थिति है, उसके बाद पिछले 12 घंटे से गंडक बराज की स्थिति 3 लाख क्यूसेक पर रुका हुआ है और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जो अपडेट है, तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज अभी भी हो रहा है। तो पिछले कुछ सालों की बात करें तो यह पहला ऐसा मौका देखा जा रहा है जब लगातार 3 लाख क्यूसेक पर पिछले 12 घंटे से गंडक नदी का जलस्तर रुका हुआ है। और यह जलस्तर जैसे जैसे गंडक बराज से आगे निकलता है, गंडक नदी आगे निचले इलाकों में तबाही मचा रही है और पिछले 12 घंटों से जिस तरह गंडक बराज के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, तो यह वृद्धि निचले इलाकों में पानी घुस रहा है और कई गाँव में यह पानी घुसकर तबाही मचाने को तैयार है। हालांकि जिला प्रशासन के साथ ही जल संसाधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गंडक बराज के साथ ही तटबंध और बांधों पर लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। तो लगातार जिस तरह से नेपाल से लगातार जिस तरह बारिश हो रही है और जिस तरह से पानी की खेप गंडक बराज पर पहुंच रही है और गंडक बराज का डिस्चार्ज 3 लाख क्यूसेक पर आकर रुका हुआ है, जल संसाधन विभाग के तमाम अभियंताओं की टीम काम तो जरूर कर रही है। जिला प्रशासन ने भी निचले इलाकों से लोगों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन गंडक बराज से जो अपडेट मिल रहे हैं और लगातार जिस तरह से गंडक के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, निश्चित तौर पर निचले इलाकों में तबाही की एक आहट लेकर आई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। और इधर सुपौल में कोसी नदी उफान पर है। कोसी बराज से पानी लगातार डिस्चार्ज हो रहा है और आपको बता दें करीब 2,29,000 क्यूसेक पानी फिलहाल डिस्चार्ज हो रहा है। बराज क्षेत्र में पानी को डिस्चार्ज किया गया है और यहां पर 1,74,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो लगातार कोसी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कोसी के जो तटबंध के इलाकों में जो गांव बसते हैं वहां पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और इधर वाल्मीकि नगर में गंडक नदी का जलस्तर अब भी 3 लाख क्यूसेक से नीचे नहीं उतरा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। पिछले 12 घंटों से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज लगातार गंडक में हो रहा है और नेपाल में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से जो जलस्तर है वहां पर भी गिरावट नहीं दर्ज की जा रही है।
अररिया के सिकटी और पलासी में लोगों को बाढ़ का भय सताने लगा है। नेपाल में बारिश के बाद अररिया के बकरा और नूना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि आपदा विभाग के मुताबिक नूना नदी का पानी अब धीरे धीरे घटने लगा है। और वहीं गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन की ओर से छोटी नावों की आवाजाही पर रोक है। बावजूद इसके धड़ल्ले से छोटी छोटी नावों पर जरूरत से ज्यादा लोगों को सवार कर एक किनारे से दूसरे किनारे लाया और पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पटना से देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और जिला प्रशासन ने साफ साफ निर्देश दिया है कि बढ़ते जलस्तर की वजह से छोटे नाव पे सवारी करना मना है। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी के बीच में एक छोटे से नाव की तस्वीर, जिसमें जरूरत से ज़्यादा लोग सवार हैं। और जाहिर सी बात है, गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से खतरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग सुनने को तैयार नहीं है। और छोटे नाव पे कई लोग इस वक्त सवार हैं और गंगा के बीच धार में हैं। अगर परिस्थितियां खराब होती है तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है और जान माल का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद लगातार ऐसे नाव का परिचालन हो रहा है और छोटे छोटे नाव में लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा भरकर एक पार से दूसरे पार की ओर पहुंचाया जा रहा है। तो अगर कुछ दुर्घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पिछले कई दिनों से लगातार नाव से परिचालन हो रहा है और लोग एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर जा रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उनकी संख्या, और नाव भी बहुत छोटी है और इसी वजह से खतरा और भी बढ़ गया है। बार बार जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद कैसे ये छोटे छोटे नाव में इतनी ज़्यादा सवारियां सवार होकर नदी क्रॉस कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 लगातार ऐसी तस्वीर जिला प्रशासन को दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बढ़ते जलस्तर की वजह से छोटे नाव में जरूर से ज़्यादा लोग जो सवार है उन पर खतरा हो सकता है। तो हमने आपको ये तस्वीर दिखाई, गंगा नदी की तस्वीर, जहाँ पे एक छोटे से नाव में जरूरत से ज्यादा लोग सवार हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और अब आप बिहार की बर्बादी किस तरह से होती है उसकी एबीसीडी समझिए कि नेपाल में बहने वाली नदियां जब बिहार में प्रवेश करती हैं तो किस तरह तबाही मचाती हैं। ये कौन कौन सी नदियां हैं? अगर बात करें नदियों की तो सबसे पहली नदी का जो नाम आता है वो है कोसी, जो तिब्बत नेपाल के हिमालय से निकलकर नेपाल के हनुमान नगर से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है और पूर्णिया से होते हुए यह नदी कटिहार में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी तबाही का दूसरा नाम है। दूसरी नदी का जो नाम आता है वो है गंडक नदी, जो नेपाल के त्रिवेणी से निकलकर बिहार में आती है और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण और वैशाली में भारी तबाही मचाती है। तीसरी नदी है बूढ़ी गंडक, जो नेपाल के सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और गंडक के समानांतर बहती है। पश्चिम चंपारण के विशंभरपुर से चौतरवा में बिहार में प्रवेश करती है और यह पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के साथ ही मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय को प्रभावित करती है। तबाही के चौथी नदी का नाम है बागमती, जो नेपाल के शिवपुरी में बहती है और बागमती सीतामढ़ी के सोवतिया से बिहार में प्रवेश करती है। यह बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में बहती है। ललबकिया और लखनदेई इसकी शाखाएं हैं। ये बदला घाट में जाकर कोसी नदी में मिल जाती है। नेपाल से निकलने वाली पांचवी नदी का नाम है कमला, जो नेपाल के महाभरती पहाड़ी से निकलती है। मधुबनी के जयनगर में बिहार में प्रवेश करती है और जयनगर में इस पर कमला बराज बनाया गया है। धौरी, सोनी, बलान और त्रिशूला इसकी धाराएं हैं। और तबाही की छठी नदी का जो नाम सामने आता है वो है घाघरा नदी का, जो नेपाल के नम्पा से निकलती है और बिहार के गोपालगंज में प्रवेश करती है और छपरा में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। तो ये तमाम वो नदियां हैं जो बिहार में हर साल तबाही मचाती हैं।
चलिए पानी के बाद अब बात आग की करते हैं। सिवान में एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक ही घर के 7 लोग झुलस गए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना गुटनी थाना क्षेत्र के बलहू गांव की है। बताया जा रहा है कि लगभग 1 बजे रात में परिवार के लोगों को गैस रिसाव महसूस हुआ। जब वे लोग किचन में गए तभी गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद घर में सोए बच्चों के साथ घर के 7 सदस्य झुलस गए। और इस तरह के हादसों से कैसे बचा जाए, सिलेंडर से सावधान रहना दरअसल बहुत जरूरी है। गैस की दुर्गंध आए तो पैनिक बिल्कुल ना हो। किचन या घर के इलेक्ट्रिक स्विच को आप न छुएं या किसी तरह का उपकरण हो उसको ऑफ कर दें। किचन और घर की खिड़कियों और दरवाजों को पूरी तरह से खोल दें ताकि गैस घर के अंदर जमा ना हो। रेगुलेटर को चेक करें, अगर वो ऑन है तो उसे तुरंत बंद कर दें। और रेगुलेटर बंद करने पर भी अगर गैस लीक हो रहा है तो उसे निकालकर सेफ्टी कैप लगा दें। नॉब को भी अच्छी तरह से चेक करें। गैस को बाहर निकालने के लिए फैन और इस तरह के दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो ना चलाएं। घर में अगर कोई दीपक या अगरबत्ती उस वक्त जल रहा हो तो उसे तुरंत बुझा दें। अपने डीलर से संपर्क करें और उसे हालात के बारे में बताएं। गैस के कारण आंखों में जलन हो तो उसे ठंडे पानी से धोएं। मुंह पर कपड़ा बांध कर रखें ताकि सांस में गैस ज्यादा ना जाए। बच्चों का स्विच और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से दूर रहें। अगर गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो कंबल या मोटे कपड़े को भिगोकर सिलेंडर को लपेट दें। तो ये तमाम उपाय हैं जिससे आप इस तरह के हादसे को टाल सकते हैं। बढ़ेंगे आगे। पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र के पंचमुखी मंदिर के पास अपराधियों ने एक दुकान में आग लगा दी, जिससे दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वहीं बगल के एक मकान का ताला भी तोड़ दिया। 2 दिन पहले भी एक हार्डवेयर की दुकान में चोरी की गई थी। और अब रुख करते हैं अगली अहम खबर की। बिहार के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी को लेकर सियासत तेज हो गई है और इस सियासत में अब बिहार अल्पसंख्यक आयोग ने एंट्री मारी है। अल्पसंख्यक आयोग ने शुक्रवार की छुट्टी को वैध बताया है और पत्र लिखकर शिक्षा विभाग से आदेश निकालने की मांग की है। अल्पसंख्यक आयोग की यह मांग वैसे समय में आई है जब बिहार के सरकारी स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी पर बवाल मचा हुआ है। सीमांचल समेत पूरे बिहार के सैकड़ों सरकारी स्कूलों में रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी दे दी जाती है। इस पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान को लेकर जमकर सियासत हुई। कुशवाहा ने कहा कि संस्कृत स्कूलों की तरह उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है और इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। वहीं इस पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शुक्रवार को छुट्टी की परंपरा कब से शुरू हुई, इसकी जांच करवाई जा रही है। हालांकि यह मामला सिर्फ उर्दू स्कूलों तक ही सीमित नहीं है। कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सामान्य स्कूलों में भी शुक्रवार को छुट्टी दे दी जाती है और तर्क यह दिया जाता है कि जुमे की नमाज की वजह से शुक्रवार को ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती है, लिहाजा छुट्टी दे दी जाती है। नहीं, अभी वहां से कोई विस्तृत प्रतिवेदन नहीं आया है। एक प्राइमा फेसी उन लोगों ने सूचना दी है कि ये पिछले लगातार कई वर्षों से कब से है उनके पास अभी रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। हमने इसीलिए उनको कहा है कि आप सारे दस्तावेजों के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको देख लीजिए कि ये कब से शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक जितने पदाधिकारी हैं जिनसे भी पूछा जा रहा है सब कह रहे हैं कि हमारे पहले से चल रहा है। तो इसलिए हम लोग उसके संबंध में और कहा है कि जांच करके आप डिटेल रिपोर्ट दे दीजिए, फिर उसमें हम लोग नियम संगत फैसला लेंगे। सरकार क्या फैसला क्या लेगी हम सुने नहीं। जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम लोग नियम संगत फैसला लेंगे। अब रिपोर्ट क्या आती है उस पर हम क्या फैसला लेंगे अभी कैसे बता सकते।
बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान मानते हैं कि उर्दू स्कूलों में शुक्रवार को ही अवकाश होना चाहिए, क्योंकि ये नियम काफी पहले से चला आ रहा है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि कब से ये नियम है, तो इस पर वो चुप हो गए। जमा खान से बात की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। में शुक्रवार को अवकाश को लेकर सियासत बेहद गर्म है। हमारे साथ बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है। जमा जी, अल्पसंख्यक आयोग ने एक लेटर लिखा है शिक्षा विभाग को और उसने मांग किया है कि भाई शुक्रवार को जो अवकाश होता है उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया जाए और शुक्रवार का अवकाश ही वैध है, लेकिन इस पर बीजेपी को ऐतराज है। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँगा, और जब से हम लोग होश संभाले हैं देख रहे हैं कि जो भी उर्दू विद्यालय था उसमें फ्राइडे को, शुक्रवार को छुट्टियां होती थी। ये हम लोग भी देखे हैं, अब नया भी था, हमारे यहाँ भी था। और जो लेटर गया है इस पर तो मुझे जानकारी उतना नहीं था, लेकिन इस पर जो आप पूछ रहे हैं, जो कुछ लोग बवाल मचाना चाह रहे हैं, बात को रख रहे हैं, तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे तो जो भी आदेश निर्देश होगा उस पर तो होगा ही, लेकिन अगर ऐसी बातें होती हैं और फ्राइडे को, शुक्रवार को जो छुट्टियां की बातें हैं पहले भी होती रही हैं और आगे भी होती, कोई उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल इसलिए हो रहा है ना कि बिहार के शिक्षा मंत्री से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इस बारे में उनके पास भी जानकारी नहीं है कि कब से ये लग रहा है। तो जब उनके पास भी जानकारी नहीं है तो फिर इसी का लेकर हो रहा है ना कि भाई शुक्रवार को अवकाश क्यों, रविवार को ही क्यों नहीं? जानकारी हो सकता है, जो माननीय मंत्री हमारे कह रहे हैं ठीक है, जो उसको देखेंगे, वो जाँच होगी और जाँच के अनुसार आप भी जानते हैं कि जाँच होने के बाद निश्चित हमारी सरकार वही काम करती है जो जनता के लिए हो, बिहार प्रदेश के लिए हो, और मैसेज भी अच्छा जाए, भाईचारा मोहब्बत बना रहे, अच्छा मैसेज है। तो हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री जी आपके बीच में बात तो रखे हैं, तो निश्चित तो जांच भी क्या, कब चल रहा था, कब बंद हुआ, तो आप क्या चाहते हैं? आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चाहते यही है जो हमारे बिहार के लिए अच्छा हो। जो मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं इस बात को जानता हूँ कि शुक्रवार को इसलिए छुट्टियाँ होती थी, फ्राइडे को, जुमा को, उस दिन जो बच्चे, मुस्लिम बच्चे आते थे, अल्पसंख्यक बच्चे आते थे, तो ऐसे और जुमा के दिन अगर आप छुट्टी नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम खड़ा होता है, नमाज में छूट जाती है और नमाज जुमा का जरूरी है। तो नमाज जुमा का जरूरी है, उसके लिए फ्राइडे का छुट्टी होता था और होना चाहिए, क्योंकि नमाज भी पकड़ लें और पढ़ाई भी करें। तो ये थे हमारे साथ बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और बीजेपी का इस मुद्दे पर कहना है कि सरकार आयोग का गठन करती है, इसलिए कानून लागू करने का अधिकारी आयोग नहीं होता। आदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, कानून बनता है सरकार के माध्यम से विधानसभा के अंतर्गत, उससे ऊपर कोई आयोग नहीं होता है। आयोग सरकार बनाती है, आयोग अनुशंसा करती है, उन अनुशंसाओं का पालन सरकार करती है। इसलिए आयोग अगर कोई आदेश कर रहा है तो मुझे लगता है कि इस पर जो है से आयोग को विचार करना चाहिए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित तिरंगा बाइक रैली में बीजेपी के सभी सांसद और मंत्री शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसे उपराष्ट्रपति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद आज बाइक पर बैठ रहे हैं, हर कार्यकर्ता बाइक पर बैठ करके आजादी के अमृत महोत्सव को उत्सव के रूप में मना रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने 75 साल पहले जो त्याग, तपस्या, बलिदान, कुर्बानी दी, उनके सपनों को आज हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही गाना चाहता हूं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हरसाने वाला, दुनिया को सरसाने वाला, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा भाव है। पटना के मसौड़ी प्रखंड के महादेवपुर गांव आज मछली उत्पादन के क्षेत्र में मिसाल बन गया है। इस गांव में सबसे ज्यादा मछली के तालाब हैं और यहां के लोग मत्स्य क्रांति के अग्रदूत बनते दिख रहे हैं। महादेवपुर गांव का अधिकांश परिवार एक तालाब का मालिक है। इस गांव के लोगों ने तालाब खुदवाकर मत्स्य पालन कर एक मिसाल कायम की है। पूरे गांव के लोग बड़ी शिद्दत के साथ मछली का पालन करते हैं।
गांव में 100 से ज्यादा तालाब है। इसकी शुरुआत कोरोना काल से हुई, जब गांव के एक युवक ने मछली पालन के लिए तालाब खुदवाया। महादेवपुर गांव, जी हां, पटना जिले के मसौढ़ी से सटा महादेवपुर गांव मछली उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़कर पूरे देश के लिए लगातार एक नजीर पैदा कर रहा है। मत्स्य क्रांति के क्षेत्र में इस गांव ने जो मुकाम हासिल कर ली है वह वाकई में काबिले तारीफ है। कभी इस गांव में केवल खेती बाड़ी होती थी, लेकिन आज किसान बड़े पैमाने पर मछली उत्पादन कर रहे हैं। महादेवपुर गांव में न जाने 3-4 साल की मेहनत में कितने तालाब खुद गए। गांव वाले मोटे तौर पर बताते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ तालाब खुदे हैं और जीरा डालकर मत्स्य उत्पादन का काम जो शुरू होता है वह साल भर में मछली उत्पादन के कारोबार पर जाकर खत्म होता है। यहाँ से हम लगातार, आपने देखा होगा, सरकार बात करती है कि दूसरे राज्यों से मछली मंगाई जाए, और तो बिहार में इस व्यवसाय का बड़ा स्कोप है। लेकिन आप कहीं दूर नहीं, पटना के मसौढ़ी से सटे महादेवपुर गांव में चले आइए। यहाँ के किसानों ने अब खेती बाड़ी छोड़ मत्स्य उत्पादन में अपना सारा जीवन लगा दिया है। खेती में कोई प्रॉफिट नहीं था और मजदूर आदमी बहुत ज्यादा। इसमें कितना आदमी लगता है? 6 बीघा आपका ये तालाब है, कितना आदमी लगता है, क्या करना पड़ता है? इसमें तो सुबह शाम दाना पानी करने पड़ता है, जो हम लोग अपना ही खुद कर लेते हैं, परिवार मिलकर। मजदूर की जरूरत नहीं पड़ती है? मजदूर की जरूरत पड़ती है जब मछली को, जब जीरा से मछली तैयार हो जाता है। ये अभी 2 महीना का है। 2 महीना का है और 4 महीना भी और रहना है। हाँ, 4 तो अभी एक दिन में कितना दाना देते हैं इसमें? अभी 40 किलो पड़ रहा है। एक दिन में 40 किलो जी। और फिर 4 महीना आते आते कितना पड़ने लगता है? फिर और बढ़ जाएगा आपका। हाँ, गांव वाले उनको एक कहीं हित कुटुंब से संपर्क हुआ, उनके माध्यम से 4-5 कट्ठा में मात्र तलवार खाना। कौन? संतोष कुमार। संतोष कुमार? हाँ, हमारे गांव का लड़का है, नौजवान लड़का। क्या किए वो मैंने, और वो विकास कर गया। वो तालाब खुदवा दिया? हाँ, खुदवा दिया। दूर में? मात्र 5 कट्ठा में, इससे थोड़ा सा आओ बड़ा में। तो जब तालाब खुदवा तो आप लोग को कैसा लगा? तो उसमें उपार्जन, उसको फायदा बहुत बेनिफिट उस समय। आप लोग उनका मजाक उड़ाया? हाँ, उस समय लगा कि तालाब हुआ खनवा रहा, हम लोग कहीं देखबे नहीं करते थे, तो हम मजाक हम लोग समझे। हम 3-4 साल से कर रहे हैं। आपको क्या दिमाग में सूझा दूसरे को देखकर? ये दूसरे के देखकर, मतलब किसी से में खेती, जैसे खेती में खाद नहीं मिलता है, तो मैंने तंग आकर मजबूरी में तालाब खाना दिए। तो उसके बाद सोचे नहीं थे वैसा फायदा भी होने लगा? हाँ, दूसरे ज्यादा फायदा भी होने लगा, इसीलिए। महादेवपुर गांव कह सकते हैं मत्स्य क्रांति का जनक हो गया है बिहार में यह गांव, और दूर दूर तक दिल्ली से भी टीम आती है यहाँ पर। यह बहुत बड़ी बात है। दिल्ली से टीम आती है, रिसर्च करती है, वर्कआउट करती है और अध्ययन करके ले जाती है, ताकि देश भर के जितने भी गांव हैं उनको महादेवपुर की तरह बनाया जाए। यानी महादेवपुर नजीर बन गया है उन गांवों के लिए जो मत्स्य उत्पादन में आगे बढ़ना चाहते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, महादेवपुर गांव, मसौढ़ी, पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।